आपके पिताजी भी सांसद, आपके बड़े भाई भी सांसद, आपकी पत्नी भी प्रधान और अब आप बनना चाहते हैं विधायक। तो भाजपा जिस परिवारवाद का विरोध करती है तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? अखिलेश जी ने कहा था कि हरिकेवल का घर ही ठीक नहीं है तो कहाँ से लड़ पाएगा लड़का। जिस मेला का जिक्र आप कर रहे थे उस मेला में उप मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, कृषि मंत्री जी भी आते हैं, कई बड़े नेता आते हैं। तो कई बड़े वादे भी उस मंच से करते हैं कि हम यहाँ हॉस्पिटल बनवा देंगे, हम यहाँ इंटर कॉलेज खुलवा देंगे, हम यहाँ हल्दी की फैक्ट्री लगवा देंगे। लेकिन भागवत भगत खजड़ी वाले पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए उनकी मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। नाथ कुशवाहा जी सलेमपुर रहते हैं, वो भातपुरानी विधानसभा से बाहर के हैं, तो उनको भातपुरानी विधानसभा छोड़ देना चाहिए और उनको सलेमपुर या अन्य विधानसभाओं में अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। तो एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भी हैं, तो फिर आप विधायक बनना क्यों चाहते हैं? विधायक जी कभी हम लोगों से सुझाव नहीं मांगते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी को कुशवाहा के ही नाम पे वोट देना था तो 3 महीने 4 महीने पहले अगर कोई व्यक्ति पार्टी ज्वाइन करता है उसको टिकट मिल जाता है, और जो व्यक्ति 10 साल से उस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है उसका टिकट कट जाता है। कुशवाहा तो आप भी थे, जिन्हें टिकट मिला कुशवाहा तो वो भी थे, तो फिर आपसे वो क्या श्रेष्ठ थे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरा टिकट काट दिया। राजनीति में बने रहना है तो लड़ना जरूरी है। तो जब आपको टिकट नहीं मिला और आपको लगा कि हमने गोल बना लिया है, हमने टीम बना लिया, हमने लोगों को तैयार कर लिया है, तो फिर तो आप निर्दय भी चुनाव लड़ सकते थे। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि फिर आपने कहा कि नहीं अब हमें चुनाव ही नहीं लड़ना है? परिवारवाद। हाँ, मेरे भाई साहब सांसद थे, 17 में भी मेरे भाई साहब सांसद थे, तो 17 में मुझको टिकट नहीं देना चाहिए था पार्टी को। पहले तो हम छेड़ते नहीं, और छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, सीधे मुर्दा घट्टी तक पहुंचाने का काम करते हैं। एमपी साहब तो चुनाव हार गए थे, अब ये किसी पद पे है नहीं, तो वे ऐसा लोग बता रहे हैं कि भातपुरानी विधानसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी इनकी भी है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? भाई साहब मेरा शुरू से ही विरोध कर रहे थे। मेरा लक्ष्य भी है कि मैं भी विधायक बनूं, और 2012 में हम लोगों ने बड़ी मेहनत किया समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। उनके पास शाम तक यदि 2000 रुपये है तो शाम तक उनके थैली से 2000 रुपया गायब हो जाएगा। क्योंकि आपके पिताजी समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे। फिर ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि जब उनकी राजनीतिक यात्रा का विराम लगा, फिर आप लोग समाजवादी विचारों को लेकर आगे नहीं बढ़े, फिर भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ गए? देखिए, बड़ा ही जो है ये प्रश्न अपने आप में प्रतिद्वंदिता में है। तो क्या जयनाथ कुशवाहा गुद्दन आगामी विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे? लड़ूंगा भी, मरूंगा भी और काम करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम सूरज गुप्ता है और आप नमस्कार पूर्वांचल देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज के हमारे खास मेहमान एक ऐसे व्यक्ति उपस्थित हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में भातपुरानी विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। दुर्भाग्यवश यह चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने संघर्षों से, इन्होंने अपने कार्यों से, इन्होंने अपने विचारों से जनता के बीच अपना एक अच्छा छवि बनाया, अपनी एक अच्छी पहचान बनाई। और आज भी जब बात राजनीति की होती है, जब बात भातपुरानी विधानसभा की होती है, तो इनका नाम अभी भी जनता के जुबान पे होता है। इनका नाम है जयनाथ कुशवाहा, और आज हम इनके साथ खास बातचीत करने रहे हैं और आज ये हमारे साथ उपस्थित हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, और मैं आपके नमस्कार पूर्वांचल टीम को भी नमस्कार करता हूं कि आपने मेरे जैसे कार्यकर्ता का एक पॉडकास्ट करने के लिए पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। सर, हम खास बातचीत करना शुरू करें उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और कब से हुई? देखिए, हम लोग पहले तो ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े, और मेरे पिताजी जब छोटे थे, जैसा कि हम लोग कहानी सुनते हैं, अभी हम लोगों को उतना अनुभव था नहीं, छोटे थे, तो हमारे बाबा और घर के चाचा उचा लोग बताते थे कि पिताजी 5 में ही, कक्षा 5 में ही अपना घर बार छोड़ करके और सलेमपुर आ गए, और धीरे धीरे वो लोहिया जी के संपर्क में आए जी। और सबसे पहले उनके एक राजनीतिक गुरु थे उग्रसेन सिंह जी, जो बरहज विधानसभा के रहने वाले थे, पवरिया गांव था वहाँ के। तो उनके सानिध्य में उन्होंने राजनीति चालू किया था सोशलिस्ट पार्टी में जी। और उस समय से वह धीरे धीरे, चूँकि अब उनके पुत्र होने के नाते परिवार में एक राजनीतिक माहौल बन चुका था, और 1975 में
जब मीसा लगी थी तो मेरे पिताजी विधायक हुआ करते थे सलेमपुर से, और उन्होंने राजा अवधेश प्रताप मल को हराया था यहाँ से। तो विधायक होने के बाद भी मेरे पिताजी 22 महीने मीसा में बंद थे, जिसको देहाती भाषा में लोग कहते हैं कि एक काल कोठरी में बंद थे, वाराणसी सेंट्रल जेल में। और वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद थे, उनसे किसी की मुलाकात नहीं होती थी। निश्चित तौर पे सबसे बाद में मीसा में जब वो बंद हुए थे, सबसे बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई। बहुत भाग दौड़ किया पुलिस ने, उनको बहुत दौड़ाया। उसके बाद अंतिम गिरफ्तारी उनकी सलेमपुर से हुई थी उनकी। तो उस समय हम लोग अभी छोटे थे, लेकिन हम लोगों को याद है। और उस समय स्थितियां विधायक होने के बाद भी बहुत जर्जर थी, खराब थी, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी जी। तो उस समय से ही थोड़ा बहुत दिमाग में था। लेकिन अब 89 में जब 84 में मेरे पिताजी लोकसभा का चंद्रशेखर जी ने टिकट दिया, हाँ, यहाँ जनता पार्टी से पहली बार मेरे पिताजी 1984 में यहाँ से लोकसभा के टिकट पर जनता पार्टी से चुनाव उन्होंने लड़ा। तो उस समय सलेमपुर, भाटपा रानी और बरहज विधानसभा हुआ करता था। 3 विधानसभाएं इधर की थी, उधर की बेलथरा रोड और सिकंदरपुर, ये 5 विधानसभाओं का लोकसभा था। तो मेरे पिताजी उस समय 84 में प्रचार कर रहे थे, तो हमने देखा था उस समय भी, जब छोटे थे हम लोग, लग रहा है कि हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। और हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, देखे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आए थे बापू इंटर कॉलेज में, उनका भाषण हो रहा था। और मेरे पिताजी का जो है एक मंच लगा था, ये आपका वर्तमान में जो हीरो होंडा एजेंसी है उसी के बगल में। तो उसमें सब खाली था, कुछ था नहीं, सब पेड़ बगीचा थे। तो चादर सामने बिछी थी, लोग चंदा दे रहे थे, ये अपना भाषण दे रहे थे। तो उस समय हम लोगों को, मन छोटे थे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा वो नहीं था। और 89 में जब जनता पार्टी का एकीकरण हो गया और उसके बाद से साथ में भारतीय जनता पार्टी का तालमेल हो गया और एक साथ बीपी सिंह के नेतृत्व में लोग लड़े। तो उस समय हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, बीए प्रथम वर्ष के छात्र थे। तो वहाँ से ही हम लोगों को ज़्यादा राजनीति के बारे में संज्ञान हुआ थोड़ा काफ़ी। और उसके बाद से उस समय से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ी, क्योंकि घर में राजनीति था, इसलिए राजनीति का हर तरफ माहौल था। घर पे आए, गांव पे आए, चारों तरफ राजनीति का ही माहौल था। तो उस माहौल में रहने के कारण, और उसके बाद से हम लोग बाबूजी का ही सहयोग करते थे। और कोई राजनीति का उनसे तो चाहते नहीं, मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि लोग राजनीति में आए, चाहे राजनीति करें। लेकिन उनके न चाहते हुए भी हम लोग उनकी मदद करते थे, घूमते थे, आते थे, कार्यालय पे बैठते थे। जो उनके पुराने लोग थे वो लोग जानते थे कि ये हरकेवल के पुत्र हैं, तो लोग भी हम लोगों को मानते होते थे, आशीर्वाद वगैरह देते थे। नहीं, बिल्कुल। तो आपके पिताजी 4 बार सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो उनके कौन से ऐसे काम हैं जिनसे आज भी आप प्रभावित होते हैं और उनसे सीखते हैं? देखिए, उनका जो है सबसे जो मुख्य काम था, अपने कार्यकर्ताओं को नाम पकड़ के बुलाना, सबसे प्रभावशाली। 2 दिन भी नहीं बीतेगा तब तक किसी का फोन आया ना आया। उस समय इतनी केवल लैंडलाइन फोनें थी, तो लैंडलाइन से ही दूसरे को खबर भेजवाना कि फलाना आप आ जाइए, कल परसों आ जाइए। और जो भी आता था व्यक्ति, उनकी बात सुनना गहनता से। यदि उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसके लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए वो नीचे से लेकर के ऊपर तक एड़ी से चोटी लगा देते थे, चाहे वो एसडीएम से हो, डीएम से हो या मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाना पड़े, इसके लिए वो लड़ जाते थे। नहीं, बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो एक नारा उनके चुनावी कार्य के दौरान बहुत ही प्रचलित होता है। आपके पिताजी के दौरान ऐसा कौन सा नारा था जो आज भी आप गुनगुनाते हैं तो आपके पिताजी का याद आ जाता है? उनका नारा तो, जिसे पहले तो जो समाजवादी लोग थे, तो आंदोलन जब होता था, सत्ता में रहते थे, तो उनका एक नारा था, हम प्रचलन में भी है, आप सब लोग जानते हैं कि जब हम सड़क गरमा रहे हैं तो एक नारा हुआ करता था कि एक पैर रेल में, एक पैर जेल में। ठीक है। और थाने होने पर कोई आंदोलन होता था और निश्चित तौर पे थानेदार यदि
अत्याचार किया है, अन्याय किया है, तो उसको कहते थे कि तुम्हारा जो है दरोगागिरी भुलवा देंगे। और पहले तो हम छेड़ते नहीं, पहले तो हम छेड़ते नहीं, और छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, सीधे मुर्दा घट्टी तक पहुंचाने का काम करते। क्या बात है। ये उनका मन विशेष नारा था कि पहले वो आंदोलन के लिए अल्टीमेटम देते थे, कहते थे ये काम कर दो, यदि नहीं हो पाता था आंदोलन का बिगुल बजता था और उसी में कह देते थे, धमकी पहले ही दिया जाता था कि भाई मेरा काम कर दो, हमारे कार्यकर्ता का काम कर दो या जनता का काम कर दो। जनता के लिए हमेशा उद्वेलित रहते थे, तो जनता का काम कर दो, यदि नहीं करोगे तो तुमको पहले छेड़ेंगे नहीं और छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, सीधे मुर्दा घट्टी तक। बिल्कुल। सर, राजनीति में विचारधारा कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, बड़ा ही जो है ये प्रश्न अपने आप में प्रतिद्वंदिता में है। विचारधारा की ही लड़ाई होती है जी। राजनीति तो जब हम सत्ता में चले जाते हैं तो राजनीति करते हैं सत्ता में बने रहने के लिए, लेकिन मूलतः जो विचारधारा होती है, विचारधारा से ही राजनीति को हम एक नया आयाम देने का काम करते हैं। और जब आपके पिताजी सांसद थे जी, तो ऐसा कौन सा विचार आपका था जो आपके पिताजी के विचारों से नहीं मिलता था? ऐसा कोई विचार था आपका? ऐसा विचार तो भाई आपने जो कहा कि उनके विचार से न मिलना, क्योंकि पिता थे तो हम लोग आज्ञाकारी थे उनके, तो उनके विचारों से हर विचार मिलता था। लेकिन जहाँ परिवार से संबंधित मामले होते थे, परिवार से के विकास से संबंधित मामले होते थे, उसमें मेरे पिताजी से विचार भिन्न होते थे, क्योंकि वो परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचते थे। ये सबसे बड़ी बात थी। तो मैं ये बात इसलिए पूछा क्योंकि आपके पिताजी समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे। फिर ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि जब उनकी राजनीतिक यात्रा का विराम लगा, फिर आप लोग समाजवादी विचारों को लेकर आगे नहीं बढ़े, फिर भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ गए? अभी बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है कि उनकी विचारधारा, निश्चित तौर पे मेरे पिताजी समाजवादी विचारधारा से जुड़े थे और समाजवादी विचारधारा में लोहिया जी की विचारधारा को लेकर के वो चलने का, अपने जब तक उन्होंने वह यहाँ इस धरती पर रहे तब तक पूर्ण रूप से समाजवादी विचारधारा को उन्होंने जिया और समाजवादी विचारधारा के लिए उन्होंने लड़ाई किया, लड़ा यहाँ से लेकर के और दिल्ली तक, सड़क से लेकर के सदन तक गरमाने का काम किया। और लोहिया जी के विचारों को अपने, जैसे हम लोगों पे वह प्रभाव, हम लोग हमेशा उनसे लड़ते थे इस विचारधारा को लेकर के कि आपने कुछ किया नहीं हम लोगों के लिए, लेकिन उनके जाने के बाद लगा कि मेरे पिताजी ने हमारे लिए तो नहीं किया, लेकिन सलेमपुर की जनता के लिए बहुत कुछ किया है। और ये जो विचारधारा थी उनकी, बहुत अच्छी विचारधारा, महान विचारधारा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उनके जाने के बाद जब आदमी पास रहता है तो बहुत कुछ नहीं लगता, जब चला जाता है तो उसके बारे में सोचने पर लगता है कि वो भगवान से कम नहीं थे इस धरती पर। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग आते थे जिनके पास फटे कपड़े थे, उस तरह के चप्पल नहीं था, उनकी इज्जत करना, उनकी सेवा करना, उनके पास थैली में खाने के लिए पैसा नहीं, उनको पैसा देना, उनके पास शाम तक यदि 2000 रुपये है तो शाम तक उनके थैली से 2000 रुपया गायब हो जाएगा। पता चला शाम को भी सब्जी मंगाने के लिए किसी से कहना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, इसलिए तो मैंने आपसे ये बात पूछा कि आखिर फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप सपा को छोड़ के फिर आप लोग भाजपा में चले गए? और चूंकि सपा से भाजपा में जाने का कारण ये था कि हम लोग, देखिए, नेताजी थे मुलायम सिंह जी, मेरे पिताजी से उन पे हर विषयों पे वार्ता होती थी, वह सलाह भी मेरे पिताजी से लेते थे और सलाह देते भी थे, और समय समय पे उनसे झगड़ा भी हो जाता था जी, विचारों को लेकर के कि आप ये गलत कर रहे हैं नेताजी, ये करना चाहिए। और जब मेरे पिताजी चले गए तो एक कष्ट हुआ, सबसे बड़ा कष्ट ये था कि मेरे पिताजी के मरने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 में, और 2012 में हम लोगों ने बड़ी मेहनत किया समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए,
और उसके बाद मेरे पिताजी की तबीयत खराब होती है। 15 सितंबर 2012 को उनका देहांत हो जाता है। और उसके बाद से नेताजी उनके पुण्यतिथि में नहीं आए। अच्छा। मेरे पिताजी के। लेकिन कई जो नेता मरे थे, जो प्रभावशाली थे, बहुत बाद में गए समाजवादी पार्टी की विचारधारा में, उनके यहाँ गए। अखिलेश जी उस समय मुख्यमंत्री थे जी। तो अखिलेश जी 1-1.5 महीना 2 महीना के बाद आए। अच्छा। हमारे यहाँ आए थे लेकिन 2 महीना के बाद आए। और जब टिकट की बात आई मेरे भाई साहब के चुनाव लड़ने की, तो अखिलेश जी ने कहा था कि हरिकेवल का घर ही ठीक नहीं है तो कहाँ से लड़ पाएगा लड़का। घर बना ही नहीं था, उस समय घर था ही नहीं। अच्छा। बहुत, हाँ, कोई घर और उस तरह का था नहीं। मेरे पिताजी भले 4 बार सांसद थे, 2 बार विधायक थे, लोगों ने घर बनवाया नहीं था कोई। जो आप मकान देख रहे हैं ये हम लोग अपने हिसाब से बनवाए बाद में। लेकिन उन्होंने नींव रखा था, लेकिन उस तरह की मकानें नहीं थी। और चूंकि अखिलेश जी को मेरे पिताजी के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, तो 2014 के चुनाव के पूर्व ही मेरे भाई साहब का टिकट उन्होंने काट दिया और हरिवंश सहाय को टिकट दे दिया। तो जब हरिवंश सहाय को दे दिया तो भाई मेरे पिताजी भाई वैसे भी जुझारू नेता थे और पहले से ही कहा करते थे कि भाई राजनीति में बने रहना है तो लड़ना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये हमने तय किया कि नहीं, चुनाव हम लोगों को लड़ना चाहिए। भले अखिलेश जी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन यदि राजनीति करना है, राजनीति में बने रहना है तो हमको चुनाव लड़ना है। तो लड़ने के लिए हमने फिर भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी में हम लोग बातचीत किए। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग शामिल हो गए। और शामिल होने के बाद मैं आपको बता दूं कि जिन जिन मुद्दों के लिए मेरे पिताजी लड़ते थे वह सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी में थे। तो हमें लगता है कि समाजवाद तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन आपके पिताजी भी सांसद, आपके बड़े भाई भी सांसद, आपकी पत्नी भी प्रधान, और अब आप बनना चाहते हैं विधायक। तो भाजपा जिस परिवारवाद का विरोध करती है तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? अब देखिए, जैसे एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होना चाहता है और डीएम का बेटा भी डीएम होना चाहता है। तो यदि डीएम का बेटा डीएम हो गया तो वहाँ तो परिवारवाद नहीं माना जाता है। इसको ये माना जाता है कि वो अपने संघर्ष के बल पे आया, पढ़ लिख करके आया है। तो मैं भी तो काम वही कर रहा हूँ। मेरे पिताजी सांसद हो गए, वह धरती से चले गए। मेरे भाई साहब भी सांसद हो गए, वह अभी हैं राजनीति में। लेकिन मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ जनता के लिए और मेरा लक्ष्य भी है कि मैं भी विधायक बनूं, मैं भी सांसद बनूं। तो क्या संविधान में वर्णित तो है नहीं? बिल्कुल नहीं कि परिवारवाद है और ये परिवार के अंतर आता है और लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में आप इसको कहें परिवारवाद तो मैं इसको गलत मानता हूँ। नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस बात का विरोध करती है कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस परिवारवाद करती है, समाजवादी पार्टी परिवारवाद करती है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी में भी तो परिवारवाद देख रहे हैं। फिर कांग्रेस का परिवारवाद और भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद दोनों अलग अलग विषय है। कांग्रेस के परिवारवाद में नेहरू जी, इंदिरा गांधी, मोतीलाल नेहरू, उस राजीव गांधी और उसके बाद राहुल गांधी। इसके अलावा देश में और कोई उस मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री वही बने, लेकिन वो मल्लिकार्जुन खड़गे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लोग तो परिवार से बाहर के हैं, है ना। लेकिन तो मजबूरी में है, वो तो सब राहुल के इशारे पे सब काम होता है। वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ कोई लोकतंत्र भी नहीं पार्टी में जी। और सबसे ज्यादा किसी परिवार का इस देश को प्रधानमंत्री दिया तो गांधी परिवार, इंदिरा गांधी परिवार, यानी उसको कल जवाहरलाल नेहरू परिवार से मिला। गांधी तो सरनेम उन्होंने चुरा लिया, महात्मा गांधी को ही चुरा लिया, तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल। एक प्रश्न मेरा और भी है कि जब आपके भाई साहब 2 बार सांसद रहे और तीसरी बार जब सांसद का वो चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव दुर्भाग्यवश हार गए, महज 3500 वोटों से ही चुनाव हार गए थे। जब वो चुनाव हार गए थे तो चुनाव के हारने के पीछे का सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण
हम लोग तो मान लीजिए संचालन ही कर रहे थे एक चुनाव का। तो मैं कुछ अपने भाई साहब की कमी भी मानता हूँ, कुछ कार्यकर्ताओं की कमी, कुछ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनके वजह से भी हम चुनाव हारे। और उसका मैं आपको बता दूं एक आंकड़ा मोटा मोटा जी, कि सलेमपुर विधानसभा को ही लीजिए, लोकसभा अभी बता देते हैं। सलेमपुर लोकसभा में हम लोग 2014 में 80,000 वोट पाए, 17 में हमने 80,000 पाया, 19 में भी 80,000 पाया, 22 में भी 80,000 पाया, और 22 में 80,000 पाने के बाद यहाँ मंत्री भी मिला, और मंत्री मिलने के बाद हम 24 में पाते हैं 71,000। वही हाल भाटपा रानी में था, हम 14 में पाते हैं 96,000 वोट, समथिंग 97,000 जी, ठीक। चूंकि हम विधानसभा वहाँ लड़े थे 17 में, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का तो भाई इसको माना जा सकता है कि वो मोदी लहर थी, तो हम 96,000 वोट पाए। लेकिन 17 में लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मैं अंदरूनी कलह की वजह से भाटपा रानी हार गया। फिर भी 91,000 वोट पाए, 51,000 वोट पाया। और फिर 19 में 1,07,000 तक हमने पहुंचाया भाटपा रानी में, 1,07,000। 22 में सब लोग मिल गए, भाई हमारे जो विरोधी हरिवंश साहब परिवार वो भी आ गया, सभी लोग आ गए। सभा कुंवर जी लगातार लड़ते थे, वो भी आ गए विधानसभा में, भाजपा में आ गए, भाजपा ने टिकट दे दिया। तो हमारा एक साथ से बढ़ना चाहिए वोट, लेकिन वो घट करके 91,000 पे आ गया। और फिर 24 में भी हम 91,000 पे रह गए। तो जब कुनबा बड़ा होता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुनबे में गड़बड़ी आ जाती है, और कहीं ना कहीं स्वार्थ लिप्तता के कारण भी कुछ राजनीतिक क्या होता है उसको बोला जाता है, राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए इसको हरा दो, उसको जिता दो, बस यही कारण था। नहीं बिल्कुल, जैसे चुनाव जब आप लोग हार गए तो आपका भी बयान आया था और सांसद जी का भी बयान आया था कि हमारे अपने पार्टी के लोगों ने अपना नाम भी लिया था कि इन लोगों ने गद्दारी किया और इनकी वजह से चुनाव आप हार गए। लेकिन अब हम फिर देखते हैं कि जिनका नाम आप ले रहे थे कि इन्होंने उस समय गद्दारी किया, अब फिर से वो लोग आपके साथ घूम भी रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जिन लोगों ने आपको चुनाव हरवाया आज उन्हीं के साथ फिर घूमना पड़ रहा है? देखिए, राजनीति ऐसी चीज है कि उसको अपन घोटना भी पड़ता है, निगलना भी पड़ता है। यह परिस्थिति मैं 2024 में भाई साहब हारे थे, तो मैं मेरा मन माना नहीं, मैंने एक लेख लिख दिया, और उस लेख को ज्यों छोड़ा तो हमें लगता है कि 3-4 हज़ार लोग मिनटों मिनट में उसको लाइक शेयर करने लगे। एमपी साहब पढ़े उसको, तुरंत हमको दिल्ली से डांटे, जब तुम ही यह करोगे, तो हमने उसको कहा, उन्होंने उनके निर्देश पे उसको उड़ा दिया गया, क्योंकि पूरा काला चिट्ठा था। ठीक काला चिट्ठा था, इसलिए मैंने उसको उड़ा दिया। और राजनीति में किसने विरोध किया और हम उसके साथ थे, आज नहीं है, कल, और तो जैसे उनके साथ उन्होंने विरोध किया, लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी में, उनके साथ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है जी। तो कमल के फूल के नाते हमारी मजबूरी है कि पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, पार्टी को लेकर आगे चलना है। तो पार्टी जिसको देगी टिकट उसके साथ रहा जाएगा। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि राजनीति में अस्थायी दुश्मन या अस्थायी शुभचिंतक होते हैं? निश्चित तौर पे दुश्मन भी होते हैं, शुभचिंतक भी होते हैं, और इसी के वजह से नेता अपना आगे भी बढ़ता है। शुभचिंतकों की वजह से नेता आगे बढ़ता है, दुश्मनों की वजह से नेता पीछे होता है। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं मामला है, हर दल में ही है।
हम कहें केवल भारतीय जनता पार्टी में, तो ऐसा नहीं है, हर दल में इस तरह की स्थिति। तो क्या आप जो आरोप उस समय लगाए थे दूसरे नेताओं पे, तो क्या आप भी अपने उन आरोपों पे अभी भी अडिग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आरोप और प्रत्यारोप तो क्षणिक होते हैं, और क्षणिक होने के कारण चूंकि पार्टी की विचारधारा से वो भी जुड़े हैं, विचारधारा पार्टी का काम वो कर रहे हैं, तो पार्टी का काम मैं रोक नहीं सकता हूँ, मैं भी पार्टी में हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच पे जाना ही है, वही भाषण उनको देना है, वही पार्टी के विकास से संबंधित बात हमको भी करनी है, तो कब तक विरोधाभास चलेगा? नहीं, बिल्कुल बात। जब 2017 में आपको विधानसभा का टिकट मिला और आपने चुनाव लड़ा, तो ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि आप चुनाव हार गए? उसके पीछे का मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? अब उसके पीछे का मुख्य कारण यही था कि बहुत दूसरे को दोष न दे करके कुछ हमारे पार्टी के लोग थे जिन लोगों ने निर्णय लिया कि भाई पार्टी को ऊपर तक संदेश देना है इनको हरा करके, क्योंकि उनको ये लगा कि रविंद्र कुशवाहा ने अपने भाई को टिकट दिला दिया। लेकिन हमें लगता है कि मेरे भाई साहब की बहुत भूमिका उसमें नहीं थी। भाई साहब मेरा शुरू से ही विरोध कर रहे थे कि तुमको यहाँ नहीं लड़ना है, भाजपा रानी नहीं लड़ना है, तुम बराए जा करके चुनाव लड़ो, वो कह भी रहे थे। लेकिन कुछ ईगो की बातें हैं जो यहाँ मैं प्रदर्शित नहीं कर सकता हूँ। कुछ दूसरे दल के लोगों का ईगो मुझसे टकरा गया जी, और ईगो टकराने के कारण मैं भाजपा रानी से टिकट मांगने लगा। लेकिन और टिकट मांगते रहा। उस समय मैं उपेंद्र शुक्ला जी क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, वह मुझको बहुत मानते भी थे, और उनका प्रयास था कि जयनाथ कुशवाहा को मैं भाजपा रानी से लड़ाऊं, और उन्होंने उसी क्रम में मुझको जिला उपाध्यक्ष भी बनाया था। और उनका निर्देश शुरू में था, वो उन्होंने कहा था कि तुम भाजपा रानी में टहलते रहना, टिकट मेरी जिम्मेदारी है, तो उन्होंने दिलवाया था। मैं लड़ा, और मैं लड़ा तो भाई उसके पहले भारतीय जनता पार्टी में राजकुमार शाही जी लड़े थे, वो भी 12,000 वोट पाए थे। फिर उनके पहले लड़े थे आपके विजय कुमार दुबे जी, वो भी 17,000 के करीब पाए थे। और समता भाजपा गठबंधन में पारसनाथ कुशवाहा भी लड़े थे, वो भी 17,500-18,000 वोट पाए थे। फिर ये आपके लड़े थे सभा कुंवर जी भी समता भाजपा गठबंधन में लड़े थे, तो भी पाए थे 16-17,000। तो 12,000, 16,000, 17,000 वोट पाने वाले भाजपा को आपने पहुंचा दिया 51,000। उसके बावजूद भी 2022 में आपका टिकट कैसे कट गया? फिर मैं आपको बताया हूं कि कुछ नए लोग आए जो लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिला, तो षड्यंत्र चालू हो गया, साजिशें चालू हो गई। तो साजिश में तमाम लोग शामिल हो गए वहां के जी, जिनको जलन है जयनाथ कुशवाहा से, सांसद जी से नहीं जलन, जयनाथ कुशवाहा से ज्यादा जलन है। तो उसी का दुष्परिणाम था कि 51,000 पे आ गए। जबकि हम विधायक हो गए तो हमारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसको ले जाएं 1,07,000 से 1,00,000-1,50,000 तक हमको वोट वहां मिल सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसलिए कि मैं भाजपा रानी की जनता को विकास का मॉडल दिखाया है। और 17 में जब मैं लड़ा था चुनाव, तो मैं बता दूं आपको सूरज जी कि मैंने वहां वादा किया था जनता से कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, विधानसभा भाजपा रानी को एक मॉडल विधानसभा के रूप में बनाने का काम करूंगा। नहीं, बिल्कुल। अगर आपने विजन दिखाया और आपने साबित भी किया कि भाजपा रानी की जनता आपको पसंद कर रही है, तभी तो उसने 51,000 वोट आपको दिया। तो फिर 2022 में टिकट आपको न मिलने के पीछे का मुख्य कारण क्या रहा, क्या मानते हैं आप? अब 2000 वही आपने अभी क्वेश्चन किया था जी कि परिवारवाद। हाँ, मेरे भाई साहब सांसद थे, 17 में भी मेरे भाई साहब सांसद थे, तो 17 में ही मुझको टिकट नहीं देना चाहिए था पार्टी को जी, और पार्टी ने मुझको टिकट दिया। मैंने 2017 से 22 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए जम करके काम किया। गांव-गांव में वहाँ संगठन एक तरह से बहुत नहीं था, उस संगठन को भी मैंने मजबूत करने का काम किया। हर गांव में लोहिया जी, यहाँ एक बात याद आ गई, मेरे पिताजी जब लोहिया जी से मिलने के लिए फर्रुखाबाद जेल में गए थे, नहर आंदोलन लोहिया जी बंद हुए थे, तो फर्रुखाबाद जेल में मेरे पिताजी गए थे मिलने के लिए। तो उस समय मेरे पिताजी छोटे थे,
तो लोहिया जी ने देखा और बात किया तो कहा कि क्या करना है, क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं राजनीति करूंगा। तो लोहिया ने कहा तुम तो बहुत छोटे हो, कैसे राजनीति करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा मन है राजनीति करने का। तो कुछ उन्होंने देखा होगा उनके अंदर जी। तो उन्होंने कहा था कि जाओ और गांव-गांव में गोल बनाओ, गांव-गांव में गोल बनाओ और गोल बनाकर फिर मुझसे मिलना। तो उनका यह मंत्र लेकर के वो मेरे पिताजी आए सलेमपुर विधानसभा में, और यह ऐसा विधानसभा था न यहाँ जाति थी, हमारी बिरादरी के लोग नहीं थे, न उस तरह का आप आर्थिक रूप से मजबूत थे। एक राजा के खिलाफ लड़ना था और संगठन बनाना था, कितना कठिन और दुरूह कार्य है, आप इस बात को समझ सकते हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन और उस समय वह गांव-गांव में गोल बनाए, और जो गोल बनाकर मेरे पिताजी चले गए, आज भी वह गोल काम करता है, आज भी हम लोग के लिए लड़ता है। और उनका गोल जो था, लोहिया जी का एक नारा था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो जो जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो नारा था, मेरे पिताजी के अंदर कूट कूट करके भरा था। और सलेमपुर विधानसभा में हमारी बिरादरी के लोग नहीं थे, लेकिन वह 2 बार विधायक हुए और राजा जैसे व्यक्तित्व को उन्होंने हराने का काम किया। तो ये चैलेंजिंग पॉइंट है कि नहीं है? वही सूत्र मैं लेकर के भाजपा रानी में 2017 से 22 के बीच में काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरा टिकट काट दिया कि आपके भाई साहब सांसद हैं। मैंने स्वीकार किया, टिकट कट गया। उसके बाद भी मेरे भाई साहब कह दिए कि वो बड़ा भाई है, उसकी मदद करनी है, बुलाकर कह दिए कि वो बड़ा भाई है, उसकी मदद करनी है। तो मैं गया, मैंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया, कमल के फूल का प्रचार किया कि जिताओ जी। लेकिन अभी शुरू में आपने ही बताया कि आपके पिताजी ने एक सूत्र दिया था कि अगर सत्ता में बने रहना है तो उसके लड़ना जरूरी है। तो जब आपको टिकट नहीं मिला और आपको लगा कि हमने गोल बना लिया है, हमने टीम बना लिया, हमने लोगों को तैयार कर लिया है, तो फिर तो आप निर्दय भी चुनाव लड़ सकते थे। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि फिर आपने कहा कि नहीं, अब हमें चुनाव ही नहीं लड़ना है? निश्चित तौर पे ये आपकी बात सही है जी कि लड़ना चाहिए मुझको, लेकिन चूंकि मैं एक संगठन में, भारतीय जनता पार्टी ने मुझको 17 में सम्मान दिया था, तो उस सम्मान को बरकरार रखना था। और संगठन के नाते, क्योंकि संगठन में मैं काम कर रहा था, जिम्मेदारी थी मेरी, नेता था, और विकास का जो जिसके लिए, जिस चीज के लिए लड़ना है, वह सारे सपने सब साकार हो रहे हैं, तो एक बार परित्याग किया जा सकता है। नहीं बिल्कुल, लेकिन ये लोगों का प्रश्न था, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, लोगों ने कहा था एक बात जरूर पूछिएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कुशवाहा के ही नाम पे वोट देना था तो 3 महीने 4 महीने पहले अगर कोई व्यक्ति पार्टी ज्वाइन करता है उसको टिकट मिल जाता है, और जो व्यक्ति 10 साल से उस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है उसका टिकट कट जाता है। कुशवाहा तो आप भी थे, जिन्हें टिकट मिला कुशवाहा तो वो भी थे, तो फिर आपसे वो क्या श्रेष्ठ थे? अब श्रेष्ठता में उम्र में श्रेष्ठ थे, अनुभव में भी श्रेष्ठ थे, अब कार्य में तो भारतीय जनता पार्टी जाने। अब पार्टी का निर्णय था जिसको हमने स्वीकार किया, बड़े लोगों के निवेदन को भी मैंने स्वीकार किया। चलिए भाई ठीक है, नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हमको जो कार्य करना है करेंगे पार्टी के लिए। नहीं बिल्कुल, आप तो एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भी हैं, तो फिर आप विधायक बनना क्यों चाहते हैं? ये तो भाई मेरा व्यक्तिगत वो है कि मैं जनता की सेवा करता रहूं, और जनता के बीच में बहुत सारे लोग, जब मेरे पिताजी थे उस समय भी बहुत सारे लोग आते थे, दीन दुखी थे, पिताजी दिल्ली रहते थे, तो ऐसे ऐसे प्रकरण में फंसे रहते थे लोग कि हमको थाना, पुलिस, हर जगह जाना पड़ता था, तहसील पे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों पे जाना पड़ता था, आपके CSC PSC पे डॉक्टरों से भी झगड़ा करना पड़ता था। तो वह जुनून था, और जुनून में वह काम होता रहा, तो भाई एक है कि लोकतंत्र में हम भी विधानसभा में पहुंच जाए, तो एक आदमी का वो होता है ना कि इसके साथ साथ एक लक्ष्य बना लेता है कि हमको विधानसभा जाना चाहिए, थोड़ा हम भी जनता की आवाज़ को थोड़ा मजबूती के साथ उठाएं। नहीं बिल्कुल, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने यह भी पोस्ट किया था कि जयनाथ कुशवाहा जी सलेमपुर रहते हैं,
वो भातपरानी विधानसभा से बाहर के हैं, तो उनको भातपरानी विधानसभा छोड़ देना चाहिए और उनको सलेमपुर या अन्य विधानसभाओं में अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। वो उनका व्यक्तिगत विचार है। सोशल मीडिया पे जो लोग लिख रहे हैं उनका व्यक्तिगत विचार है। उनसे पूछिए कि राजनारायण जी बनारस के थे और जा करके इंदिरा गांधी जी को अमेठी से हरा दिए, ठीक। मोदी जी गुजरात के हैं, आके बनारस से लड़ गए। रमापत जी कहाँ के हैं? संत कबीर नगर के हैं, आके देवरिया से लड़ गए। कलराज जी कहाँ के हैं? गाजीपुर से, आके देवरिया से लड़ गए। सल्लम मणि तमकुई राज के हैं, आके देवरिया से लड़ गए। कमलेश शुक्ला रुद्रपुर के हैं, आके रामपुर कारखाना से लड़ गए। सुरेश तिवारी रुद्रपुर के हैं, आके बरहज विधानसभा से लड़ गए। तो ये प्रश्न तो किसी ने किया नहीं, लेकिन जयनाथ कुशवाहा के साथ क्यों होता है? इसलिए कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, पिछड़े का बेटा हूँ ना, इसलिए यह लोग आवाज उठाते हैं। भातपरानी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आती है? समस्याएं तो भाटपरानी में बहुत थी, इतनी ज्यादा समस्याएं थी भाई साहब, 17 से लेके 22 के बीच में जितनी समस्याएं थी उतनी शायद मैं गिनाने लगूं तो बहुत समय लगे। कोई एक समस्या ऐसा बताइए जो विगत 30 वर्षों से आप देख रहे हैं और अभी तक वो समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसको हो जाना चाहिए था। अब तो मेरी नज़र में बहुत ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित एक समस्या है जो बड़ी है, और सुनने में आ रहा है कि भाई विधायक जी के प्रयास से CSC तो पहले भी बना था, लेकिन उसका स्वरूप होना चाहिए था भाटपारा नगर में ही, जहाँ PSC चल रही है, लेकिन वो चली गई जसुई में। जसुई में कोई जाता नहीं, डॉक्टर बैठता नहीं। इसी बात को लेकर के 2017 के पूर्व, चुनाव से पूर्व एक डिबेट हुआ था। घनश्याम मिश्रा जी थे, जी न्यूज और तमाम न्यूज चलाते हैं, तो घनश्याम जी एक डिबेट कराए। तो उस समय हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है जिला उपाध्यक्ष थे, तो हमको भी आमंत्रित किए, उधर से माननीय विधायक जी को, आशुतोष जी भी थे। तो सपा और भाजपा का पहला संगम वहाँ हुआ था BRD इंटर कॉलेज में। दोनों लोग आमने सामने बैठे थे, वहाँ डिबेट हुआ। तो उसमें जसुई का आया था, माननीय कामेश्वर उपाध्याय जी ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उसकी वो उपयोगिता, चूंकि वो विधायक थे उस समय, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठता था। जितनी मशीनें थी सब धूल फांक रही थी, कोई काम नहीं। सब डॉक्टर बैठते थे कहाँ पे? भाटपारा CSC पर। तो CSC पर बैठने के कारण PSC पे कोई जाता नहीं था, और PSC बन करके बेकार आज भी उसका पानी और चू रहा है। तो शायद विधायक जी ने, सुनने में आया है कि उस समय शुरुआत में ही, मैं 17 के बाद जब कोरोना काल चला था, तो कोरोना काल में जितने लोग आप बात कर रहे हैं ना, आप घूमे होंगे हो सकता है, और जाने भी होंगे कि कोरोना काल में एक जयनाथ कुशवाहा ऐसे नेता थे जो लगातार सलेमपुर से भाटपरानी की जनता को सेवा देने का किया, और सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे रात तक चौराहे पर ही रहते थे। कोई भी व्यक्ति आता था, मेरा 1-2 पिकअप था, और उस पिकअप के माध्यम से लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम। उसी समय सांसद निधि से मैंने भाटपरानी में एक बड़ा कर्पूरी ठाकुर के नाम पर हाल लिया, चूंकि PSC भी चू रही थी, तो एक बड़ा डॉक्टर लोग निवेदन किए, तो 25 लाख रुपए का एक बड़ा हाल लिया जाए, कर्पूरी ठाकुर हाल के नाम से मशहूर है। और जब वो बन करके तैयार हो गया, डॉक्टर लोग उसमें भी, उसके बाद तब उसका विकास चालू हुआ है। लेकिन आज भी स्वास्थ्य के मामले में अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाए तो उसको देवरिया ही जाना पड़ता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम करने की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ 2014 में भाटपरानी विधानसभा में एक ITI कॉलेज बनना शुरू हुआ, लेकिन आज तक वो बन के तैयार नहीं हुआ और उस पर किसी नेता का ध्यान नहीं जा रहा है। तो क्या आप लोग उसके लिए प्रयास करेंगे? बहुत शानदार और सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, कोई भी विद्यालय हमारे दिमाग में बनाना और बजट ले आना आसान है, लेकिन जगह का चयन करना कठिन कार्य है। और कठिन कार्य इसलिए है कि जो ITI बना, एक तो बिहार के बॉर्डर पे बना, भवानी छापर, और एक बनटोला, भवानी छापर का टोला है, उसको बनटोला कहा जाता है। वहाँ पे काफ़ी
मात्रा में साहनी समाज के लोग, निषाद समाज के लोग बसे हुए थे। चूंकि वो ग्राम सभा की जमीन है, बहुत ज्यादा मात्रा में वहाँ ग्राम सभा की जमीन थी, और वह एक तरह से इंटीरियर इलाका है। नदी क्या होता है, ये जमुआर का एक कछारा भी है उसके किनारे, वहाँ बना है, वहाँ स्वीकृत हुआ बना। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब उधर गया तो देखा तो मैंने कहा कि किसने इसका चयन किया है, एकदम सरासर गलत है। इसलिए गलत है कि वहाँ जो लोग बसे थे और जो लोग जमीन कब्जा किए थे, विद्यालय कम, उन लोगों को जमीन से हटाने का मामला ज्यादा था। इन लोगों को जमीन से हटा दिया जाए। तो चूंकि विद्यालय स्वीकृत हो गया जी, तो विद्यालय के नाम जमीन एक्वायर हो गई और उन लोगों को हटा भी दिया गया वहां से। तो मकसद पढ़ाई का नहीं था, मकसद किसी को हटा करके जमीन एक्वायर करके विद्यालय बनवाना था। अब इधर से आप कितना लोग जाएंगे, अंतिम छोर पे है सूरज जी, और आप इस बात को कभी जाइएगा तो देखिएगा, देखे भी होंगे जी, अंतिम छोर पे है और वहां से बिहार चालू हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर उस पे काम हो गया होता और वो ITI कार्य शुरू हो गया होता, फिर भी बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी भातपरानी से देवरिया जाते हैं या भातपरानी से भटनी जाते हैं तो भवानी छपर जा ही सकते थे। जा सकते हैं उसमें कहीं, लेकिन वही विद्यालय यदि भाटपरानी के इर्द गिर्द रहता तो क्या जलवा रहता। तहसील के अगल बगल होना चाहिए कोई भी चीज है। अभी अग्निशमन के लिए जमीन खोजी जा रही थी 3-4 साल पहले, तो मैंने कहा कि इसको तहसील मुख्यालय के अगल बगल कहीं होना चाहिए, 5 किलोमीटर के दायरे में। जमीनें भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं छोड़ना चाहते हैं। वह जमीन मिली भी एक जगह, तो वहाँ पहले से अप्रोचेड था पिपरा बघेल में, और वहाँ पार्क और ऑलरेडी मनरेगा से बना हुआ था, तो उसका चयन फिर वहाँ से निरस्त हुआ। अब देखिए कहाँ जाता है। लेकिन कोई भी जो बड़े उद्देश्य से बनाए जाते हैं, और तहसील मुख्यालय है तो तहसील मुख्यालय के नाते एक नगर का भी शानदार विकास हो, तहसील में भी लोग आए, विद्यालय भी जाएं, तो निश्चित तौर पे यदि ITI कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज बनता है तो तहसील परिसर से 10 किलोमीटर के एरिया में ही बनना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल। कई सारे लोग यह भी कह रहे थे कि भातपरानी में पहले से विकासखंड कार्यालय था, लेकिन उसके बाद नया विकासखंड कार्यालय बन गया। भातपरानी में पहले से सड़कें बनी थी, उस सड़कों के ऊपर दोबारा सड़क बन रही है। पहले से पुल था, उस पुल के ऊपर दोबारा पुल बन रहा है। लेकिन जिस भातपरानी में ना कोई टेक्निकल कॉलेज है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, अगर इस दिशा में कुछ प्रयास हुआ रहता तो शायद यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक होता। तो आप तो अभी जब विधानसभा का चुनाव था और आपने चुनाव नहीं लड़ा, विधायक जी का समर्थन किया और चुनाव जीत गए, तो क्या कभी आपने उनको सुझाव दिया? आप पेशे से शिक्षक भी हैं। और विधायक जी कभी हम लोगों से सुझाव नहीं मांगते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि मेडिकल कॉलेज की बात आपने किया, तो एलोपैथ तो नहीं, लेकिन आयुर्वेद में मैंने 2017 और 22 के बीच में एक मेडिकल कॉलेज बनवाया है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो 50 बेड का है। खामपार में आप जाएंगे तो देखेंगे, तो शानदार बना हुआ है। और उसमें लगभग उसकी OPD भी 2000-3000 पर डे की है। दवा अच्छा इलाज हो रहा है, फिजियोथेरेपी से लेके तमाम ऐसे इलाज हैं जो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे घरों में बैठकर, वो इलाज वहाँ पे चालू है। और मेडिकल कॉलेज के साथ सड़क, पुल, पुलिया, ये सब तो सब 2 लेन हो गया। सड़क पे कोई सड़क नहीं बनी, उसी का विस्तारीकरण करके उसको 2 लेन करा दिया गया। तो ये तो भाजपा के लिए और अच्छी बात है ना। नहीं, बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले बंगरा में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय भागवत भगत जी की एक प्रतिमा लगी थी। उस प्रतिमा को किसी अराजक तत्व द्वारा तोड़ दिया गया। बाद में सभी दलों के नेता वहां पहुंचे, आप लोग भी पहुंचे, और मैंने देखा कि सांसद जी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा भी कि जनता के आशीर्वाद से मैं इतना योग्य हो चुका हूं कि मैं अपने पैसे से ही मूर्ति लगवा दूंगा। 5 महीने मूर्ति टूटे हो गए, इनको सोशल मीडिया पे पोस्ट किए भी 5 महीने हो गए। आपने भी जाके वहाँ कई चैनलों पे आपने कहा था कि हमारे पिताजी का विरासत है, तमाम चीजें कही थी, लेकिन 5 महीने के बाद भी मूर्ति नहीं लगी है। वहाँ के लोग पूछ रहे थे कि एक बार पूछिएगा कि आखिर मूर्ति कब लगेगी, क्या यहाँ सिर्फ वादे हुए हैं कि वादे पूरे भी होंगे? बहुत सारे प्रश्न आपने जो ये पूछा है बहुत
तथ्यात्मक भी है। और मूर्ति जो टूटी है भागवत भगत खजड़ी वाले बाबा की, मेरे पिताजी 2004 में 4 जनवरी 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बुला करके उनकी मूर्ति की स्थापना करवाया और अपने निजी पैसे से उन्होंने मूर्ति भी बनवाई। मेला भी लगता है और मेला जब न रहे मेरे पिताजी, उसके बाद भी वो मेला लगातार लग रहा, आपने देखा होगा, हम लोग हर साल मेला लगवाते हैं। कुछ वहाँ के राजनीतिक लोगों को जलन भी होती है कि मेला क्यों लगता है। हमसे कई बार लोगों ने सवाल पूछा कि मेला लगा कर क्या पाते हैं आप लोग। नहीं, मेले पे मैं आऊंगा, पहले मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वो वही बता रहे हैं कि मेला लगा के क्या पाते हैं आप लोग। मैंने कहा अरे भाई, मेला लगा के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और एक उनकी गीत मशहूर थी कि गेहुआ के रोटिया रहरिया के दलिया तनी घिवो पढ़िए ना जब अजदिया मिलिए ना। बिल्कुल। तो खजड़ी के थाप पे वो इस गीत को गाते थे, बजाते थे। तो मेरे पिताजी महान हैं और मेरे पिताजी के साथ साथ एक मेरे पिताजी के साथ साथ उनके रहते थे धर्मराज चाचा, धर्मराज सिंह, वो भी समाजवादी नेता थे और लोहिया जी और जयप्रकाश जी के आंदोलन से वो आए थे। और मेरे पिताजी के एक तरह से कहिए तो लेखनी का काम करते थे, स्टेटमेंट से लेके हर चीज बनाना, लेखक का ये काम। उन्होंने किसी विषय पर उनसे पूछिए तो उनके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब में हम लोग भी संपादन का काम पूरा बकायदे हम लोगों ने जितना उन्होंने कहा वो सब लिटरेचर वो सब जुटाना वगैरह सब किए और इस तरह का काम। तो उन्होंने भी राय दिया कि भागवत भगत खजड़ी वाले का जो जन्मदिन है उसको उनकी मूर्ति की स्थापना करके इस कार्य को किया जाए। और उनके सलाह पे बड़ा काम हुआ, लगातार चल रहा था। कुछ जले भुने लोग नेता हैं जो जाते तो हैं जन्मदिन पे, माला सुबेरे 6 बजे 7 बजे पहना देंगे, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। कार्यक्रम चूंकि जयनाथ कुशवाहा कर रहे हैं, रविंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, तो उनके एलर्जी है, क्यों कर रहे हैं, होना नहीं चाहिए। तो यह परिस्थिति जो पैदा हुई है तोड़ने वाली मूर्ति की, उन्हीं लोगों की देन है। और मुझे इस बात का कष्ट है, मैं कल जिलाधिकारी से मिलने वाला हूँ इस बात में, कि वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और पिछड़ी जात से आते हैं। इतना आंदोलन हुआ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हम भी भारतीय जनता पार्टी में सरकार में है, वहाँ का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में, लेकिन अभी तक मूर्ति क्यों नहीं लग पाई। अभी अंबेडकर जी की मूर्ति कहीं टूट जाए तो रातों रात प्रशासन ले आकर के लगा देगा, लेकिन भागवत भगत खजड़ी वाले पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए उनकी मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और ये क्या अब जिम्मेदारी, मेरे पिताजी चले गए इस दुनिया से, उन्होंने स्थापित कराया, उनको सम्मान देने का काम किया। तो केवल मेरा ही काम है कि केवल मैं ही उनके लिए जीऊं मरूं, क्या वो राष्ट्र के लिए नहीं मरे थे। नहीं, ऐसे लोगों ने प्रश्न इसलिए भी हमसे कहा पूछने के, क्योंकि आपके भाई साहब ने फेसबुक पर लिख दिया था कि हमारी इतनी क्षमता आप लोगों के आशीर्वाद से हो गई, अपने निजी फंड से लगवा देंगे, वो मूर्ति नहीं लगी। और जिस मेला का जिक्र आप कर रहे थे, उस मेला में उप मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, कृषि मंत्री जी भी आते हैं, कई बड़े नेता आते हैं, जो कई बड़े बड़े वादे भी उस मंच से करते हैं कि हम यहाँ हॉस्पिटल बनवा देंगे, हम यहाँ इंटर कॉलेज खुलवा देंगे, हम यहाँ हल्दी की फैक्ट्री लगवा देंगे। लेकिन जनता कहती है कि अब तो न इंटर कॉलेज बना, न हल्दी की फैक्ट्री बनी, न यहाँ हॉस्पिटल बना, और देखते देखते जिस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पे ये मेले का आयोजन होता था, उनकी प्रतिमा भी तोड़ गई। तो मतलब हर प्रकार से सिर्फ वादे हुए और वादे कोई पूरा नहीं हुआ। अब ये बात मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे भाई साहब ने क्या लिखा है, उनसे भी इस पे चर्चा हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के मुख्यमंत्री जी से और ये तमाम जगह बातें हुई हैं जिलाधिकारी से, वह सरकारी खर्चे पर मूर्ति लगेगी, इसलिए वह थोड़ा सा शांत हो गए, नहीं तो अभी तक मूर्ति लग गई होती, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं लगेगी, सरकार नहीं लगाएगी, 1 महीने तक का और वेट किया जाएगा, नहीं लगेगी तो हम लगाएंगे निश्चित तौर में। कहीं उनको सम्मान देना है, हम चूंकि जन्मदिन हर साल मनाते हैं, वो अनवरत चलता रहेगा जब तक हम लोग इस धरती पे हैं, मतलब उसको चलाते रहेंगे। जनवरी में जब उनके जयंती पे कार्यक्रम उससे पहले आप मूर्ति लगा देंगे, वाह, उसके पहले मूर्ति लग करके फर्स्ट क्लास की हो जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हम सरकार में रह करके भी सरकार की मंशा को भी देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है हमारी, ये भी तो एक होता है, कष्ट होता है। बिल्कुल।
तो ये कष्ट की बात है कि हमको बार बार और आपको बार बार इस मुद्दे को मुद्दा मिल रहा है, और जो लोग कह रहे हैं उनको मुद्दा मिल रहा है। और जब नेताजी आए थे मुलायम सिंह, तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने घोषणा किया था, और मंच से जब मुख्यमंत्री घोषित कर दे कि यहाँ इंटर कॉलेज बनवा देंगे और तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन आज तक किन्हीं कारणों से या सरकार की लापरवाहियों से वहाँ इंटर कॉलेज नहीं बन पाया। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ग्राम सभा की भी कमजोरी रही। मैंने वहाँ के प्रधान से कई बार बुला करके कहा कि आप प्रस्ताव पारित करके दो कि यह जमीन जो ग्राम सभा की है, रकबा संख्या इतना है, उसको दो, ताकि मैं उस पर अपना डॉक्यूमेंट लगाकर, अपना पैड लगा करके मुख्यमंत्री से मिलूं कि ये जमीन है, आप इस पे या तो एक बड़ा हॉस्पिटल बनवा दीजिए उनके नाम से, या एक इंटर कॉलेज बनवा दीजिए उनके नाम से। बिल्कुल। लेकिन वहाँ का प्रधान देता नहीं, इसलिए अब प्रधान जो है वहाँ का समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता है, तो वह नहीं चाहता कि बने, मुद्दा ऐसे बरकरार रहे। कुछ लोग ये भी आप पे आरोप लगा रहे थे कि जब 2022 में आपको टिकट नहीं मिला, उसके बाद आप थोड़ा कम सक्रिय हो गए भातपुरानी विधानसभा में, आपका आवागमन थोड़ा सा कम हो गया। आवागमन तो जितना लोग दौड़ते हैं सामाजिक नेता, उनसे मैं कभी कम नहीं दौड़ता, और भाटपार में हमेशा उपस्थिति हमारी रहती है। आप फेसबुक हमारा उठा के देखिए, एक दिन में निश्चित तौर पे 2-4 कार्यक्रम हो ही जाता है। और चूंकि वहाँ एक प्रतिनिधि हैं हमारे पार्टी के, तो अब उनको काम करने का मौका जनता ने दिया है, तो उनके काम को भी तो देखे। उनके काम से मेरे काम की तुलना भी तो होती होगी। बिल्कुल। सड़क पर चट्टी चौराहे पर हर जगह मेरे काम की तुलना होती हो कि जयनाथ जी किस तरह से सुनते थे, या लोगों की बात, कार्यकर्ताओं की बात, किस तरह से काम करते थे, किस तरह से काम कराते थे। अब तो विधायक हैं, तो विधायक होने के नाते उनको भी तो लोग जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब अंतर दिखाई देना चाहिए, अंतर दिखाई दे रहा होगा। कार्यकर्ता कह सकता है कि मेरे में या उनके में क्या अंतर है, जयनाथ कितने बुरे हैं और मानी जी कितने अच्छे हैं। ये दोनों का आकलन जनता को अब तक का मिल चुका है। बिल्कुल। तो क्या जयनाथ कुशवाहा गुद्दन आगामी विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे? हाँ, तैयारी है। मैं मजबूती के साथ टिकट मांगूंगा, और पार्टी टिकट देगी तो लड़ूंगा। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो क्या आप निर्दल चुनाव लड़ेंगे? विचार करेंगे जी। लड़ने से तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन विचार करेंगे। यदि हमारे समर्थक हैं, हमारे तमाम लोग हैं, पार्टी के लोगों से राय लेंगे। यदि कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ेंगे। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अगर जैसे इनके पिताजी जब सपा में थे, फिर उस सपा को छोड़ के लोग भाजपा में चले जाए सांसद बनने के लिए, तो क्या इस बार फिर से अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो आप भाजपा छोड़ के सपा में या किसी अन्य दल में जाएंगे? मैंने आपसे बताया है कि ऐसी कोई मंशा नहीं है। लोगों के अंदर क्या विचार हैं, लोगों के अंदर क्या विचार हैं वह लोग जाने, लेकिन हमारे अंदर तो अभी इस तरह की कोई भावना आती नहीं है, न कोई भावना पनपती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस मिशन के लिए, जिस मिशन पे काम कर रही है, जिस मिशन मोड पे काम कर रही है, मेरे पिताजी का जो आंदोलन होता था, हर महीने, हर 2 महीने पर अल्टीमेटम दिया जाता था। किसके लिए दिया जाता था? जनता के लिए, जनता के कार्य के लिए। बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, कृषि, किसान, गन्ना, यही सब के लिए ना, रोटी, कपड़ा, मकान, तो इस सब के लिए आंदोलन किया जाता था। और वह सारे काम भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट पे कर रही है। ग्रास रूट पे कर रही है कि नहीं कर रही है? बोलिए। प्रधानमंत्री आवास सभी को मिल रहा है। 80 किलो, बनी देश के 80 करोड़ लोगों को, एक गांव में 80% लोगों को, 100 में से 80 लोगों को राशन मिल रहा है। ये बड़ी बात है ना। पहले तो भूखों लोग मर जाते थे तो पेपर में निकलता था, किसी दूसरे गांव में या किसी प्रदेश में एक आदमी मर गया तो ये निकलता था कि फला गांव में फला व्यक्ति भूख से तड़प करके मर गया। लेकिन इस समय यह नहीं निकल रहा है कि फला आदमी मर गया। उसको मोदी जी, जो हमारे लोहिया जी, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था, अंत्योदय तक, गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, वह पहुंच रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे लोग थे, जब मेरे पिताजी थे तबीयत खराब हो गई और तमाम ऑपरेशन छोटे बड़े होते थे, लोग अपने थैली से लोगों का सहयोग करते थे।
लेकिन अब वो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने 5 लाख रुपए सबको दे दिया। अब तो जो 70 वर्ष के ऊपर के लोग हैं, ऐलान हो गया कि अब जा करके आओ अपने तहसील मुख्यालय पे आप आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए, चाहे कोई भी हो 70 वर्ष से ऊपर का है। तो गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए 5 लाख रुपया सरकार दे रही है। जिस योजना के लिए मेरे पिताजी संघर्ष करते थे, सड़क पे आते थे, आंदोलन करते थे, वह सारी बिजली के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ पूरा इस देश में। उत्तर प्रदेश में भी पहले तो हफ्ते में एक बार आती थी बिजली, हफ्ते में एक हफ्ता और रात में एक हफ्ता, बोलिए। लेकिन अब तो 24 घंटा में रह रही ना, 17 घंटा, 18 घंटा, 19 घंटा। और मोदी जी का इतना बड़ा प्रयास है, योगी जी का इतना बड़ा प्रयास है कि हम 24 घंटा देने के, इसीलिए तो उन्होंने सौर योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने के लिए भी सब्सिडी दे रही है। और हम तो अपील भी करेंगे आपके माध्यम से कि सभी लोगों को, जो संपन्न लोग हैं, सबको उस सब्सिडी का लाभ लेकर के अपने घरों पर बिजली पैदा करना चाहिए। बिल्कुल, इससे सरकार का भी सहयोग होगा, राष्ट्र का भी सहयोग होगा और आपकी बिजली भी निःशुल्क चलेगी। भातरानी विधानसभा में जब भी हम लोग घूमते हैं तो अब कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि एमपी साहब तो चुनाव हार गए थे, अब ये किसी पद पे है नहीं। तो ऐसा लोग बता रहे हैं कि भातरानी विधानसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी इनकी भी है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ है नहीं भाई साहब की तैयारी, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोच्च है जी। जो पार्टी चाहेगी, वो पार्टी यदि लड़ाना चाहती है तो लड़ेंगे, पार्टी नहीं लड़ाएगी नहीं लड़ेंगे। एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा, खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि कोई भी युवा जब थोड़े समाज में घूमते हैं उनको लगता है थोड़ी सी हमारी लोकप्रियता हो गई है तो भी बड़े बड़े ख्वाब देखने लगते हैं। तो युवाओं के लिए राजनीति में आना कितना चुनौती है? देखिए, ख्वाब तो सभी लोग देखते हैं, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है। अब ख्वाब के पीछे कितना मेहनत है, उस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। ख्वाब तो सब लोग देखते हैं, सपने सब लोग देखते हैं और सपना देखना भी चाहिए, इसमें बुरा कुछ नहीं है कि हम भी एमपी, एमएलए, डीएम, एसडीएम और तमाम बड़े बड़े पदों पर चले जाएं। लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे का जो खेल है, कितना हमको मेहनत करना पड़ेगा, कितना हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिल्कुल ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम कैसे निर्णय लें, मैं उनको भाई सलाह दूंगा, राय दूंगा कि आप अपने आदर्श, आपका जो कोई भी आदर्श हो, यदि बड़े पद पर गया है तो उनसे आप राय लीजिए, उनके पथ पे चलने के लिए उनके जीवन काल को पढ़िए, कितना उन्होंने संघर्ष किया, और यदि समझ में आता है कि नहीं हम भी उससे अधिक संघर्ष कर सकते हैं तो आप निश्चित तौर पे अपने सपने को साकार कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, जब आप लोग समाज में जाते हैं तो बहुत से ऐसे युवा हैं जो आपको एक आदर्श के तौर पे देखते हैं, जिनको लगता है कि अगर नेताजी ने कुछ कह दिया तो शायद हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको देखने के बाद उन युवाओं के मन में आता है कि हमें भी चुनाव लड़ना चाहिए। तो आपको लगता है कि आज के समय में बिना पैसा या बिना परिवार के राजनीति में सफल हुआ जा सकता है? ये देखिए, चुनाव जो है जन सहयोग का कार्य, लेकिन आज और पहले में चुनाव की जो प्रक्रिया है या जो भौतिकवाद है, ये भौतिक युग है बहुत तगड़ा जी। पहले था लोग मदद करते थे, लेकिन लोग आज अपेक्षा करते हैं नेता से। पहले लोग, मैंने अभी कहा था ना शुरुआत में कि मेरे पिताजी भाषण दे रहे थे मन से, नीचे उनके कार्यकर्ता 3-4 थे 84 में, और नीचे वो दरी, ये क्या होता है, जाजिम बिछा हुआ था, उस पे लोग 4 आना, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा फेंक रहे थे कि उससे उनका काम, निश्चित तौर पे वह सांकेतिक चीज था, लेकिन लोग मदद कर रहे थे, निकाल रहे थे। लेकिन आज चादर बिछाइए ना, जल्दी कोई देगा आपको, दूसरे रूप में देखेगा, कहेगा तू पैसे वाला है, कैसे आ गया। तो आज का आकलन और पीछे जमाने का जो आकलन है, इसका आकलन करना बड़ा दुरूह कार्य है। और आज जो जनता की नजर है नेता पर, चूंकि ऐसे कुछ लोग राजनीति में सम्मिलित जो उसको व्यवसाय समझ गए हैं और उसको व्यवसाय के रूप में लोग ले रहे हैं। व्यवसाय बहुत सारे लोग उतर गए, तो उसको व्यवसाय के रूप में रुपया फेंको, जीत जाओ, विधानसभा लोकसभा चले जाओ। तो उनके वजह से कुछ जो
कम पैसे वाले लोग हैं या कह दीजिए कि गरीब किस्म के लोग हैं जिनका सपना है कि हम भी विधायक बने, एमपी बने, लेकिन पैसे के अभाव में वो बन नहीं पाते हैं। लेकिन यही तो अंतर है अन्य दलों में और भारतीय जनता पार्टी में, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता यदि जमीन पे काम कर रहा है, सड़क पे काम कर रहा है, मजदूरी भी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये जीत जाएगा तो उसको लड़ा करके जिता देते हैं। नहीं, बिल्कुल। पेशे से आप शिक्षक भी हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को जी रहे हैं। एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी सोनम वांगचुक जो देश के सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं, वो पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लगातार कई दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप इस मामले को किस रूप में देखते हैं? सोनम वांगचुक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनको हर मुद्दे पे भी देश के सामने आना चाहिए। जो हम काम करते हैं निश्चित तौर पे राष्ट्र के लिए काम करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे काल रहे हैं जिससे सोनम वांगचुक के जीवन काल पे एक धब्बा भी लगा है। वह राष्ट्रवादी तत्वों से न मिल करके राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए भी कभी कभी काम किया करते थे, जिसके वजह से केवल लेफ्ट और अन्य दलों के जो विपक्षी हैं भारतीय जनता पार्टी के का जो खुलकर विरोध करते हैं लोग, वही लोग उनके साथ हैं। और सोनम वांगचुक की मांग निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि यह मेरा व्यक्तिगत राय हो सकता है और देश की मांग निश्चित तौर पे जायज है, उसमें कहीं कोई देरा नहीं। पहले के जो नेता हुआ करते थे, यदि कोई गलती हो गई हमसे तो हम इस्तीफा देने में हिचकिचाते नहीं थे, लेकिन आज कोई इस्तीफा नहीं देना चाहता है। ये अंतर है। लेकिन निश्चित तौर पे परीक्षा छात्र का संबंध बहुत तगड़ा है, क्योंकि वह लक्ष्य लेकर के चला है और लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह रात भर दिन भर संघर्ष करता है, पढ़ता है और पढ़ करके चाहता है कि हम परीक्षा किसी तरह पास करें। और जब बीच में पेपर लीक होता है तो लाजमी है कि सभी को कष्ट होगा। वह जो नौजवान हैं जो रात भर दिन भर मेहनत करके पढ़े हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? जब चुपके चोरी दूसरे लोग पास हो जाएंगे तो हमारी योग्यता सब बेकार हो जाएगी। इसलिए कहीं न कहीं मोदी जी को इस विषय पर गहन चिंतन करके, पार्टी से इतर हट करके गहन चिंतन करके कोई न कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल। और केवल एक व्यक्ति के लिए अपने को अब आगे क्या कहा जाए, छात्र हित सबसे बड़ा हित होता है। बिल्कुल। और छात्र यदि चाहता है तो जानते हैं क्या तमाम कहानियां हैं नौजवानों की, जवानी जिधर चलती है उधर जमाना मुड़ जाता है। तो निश्चित तौर पे छात्र ऐसी शक्ति है कि वह किसी सरकार को मोड़ने में, किसी सरकार को उखाड़ने में, किसी सरकार को बचाने में कुछ भी कर सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सरकार छात्रों की मांग जायज है, जो रात भर दिन भर परिश्रम करके पढ़ रहे हैं और जो केवल नकल के भरोसे हैं, हम उनको मेडिकल कॉलेज में ले जाएंगे। आज निश्चित तौर पे पूरे देश में मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं। केवल उत्तर प्रदेश में देखिए 75 मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो गया। सीटें बढ़ी हैं तो सीटें बढ़ी हैं तो सपने बढ़े हैं, लड़के भी बढ़ रहे हैं, जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो उसके हिसाब से काम करना है और सही काम करना है। परीक्षा हो निष्पक्ष हो कोई दिक्कत नहीं है, और परीक्षा हो धांधली हो तो दिक्कत तो आएगी और उसको हम ही को और आपको जो सत्ता में उसको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। आप जिस विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, जिस विधानसभा से विधायक बनना चाहते हैं, उसी विधानसभा के नगर पंचायत में एक व्यक्ति हैं खान सर, जो पतनावाड़े खान सर के नाम से भी सुप्रसिद्ध हैं। अभी इनके साथ एक बड़ा मामला हुआ रोशन सर के साथ, और लेकिन खान सर के जहाँ इनका मकान है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने इनके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए। आप क्या कहना चाहेंगे खान सर को लेकर? खान सर के बारे में भाई उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। 2-3 बार आए थे, मैं प्रयास किया था कि मैं भी मिलूं, लेकिन संजोग से मैं लखनऊ था
तो मुलाकात नहीं हो पाई, न टेलीफोन पे बात हो पाई। खान सर एक अच्छे शिक्षक हैं, उनके साथ करोड़ लाखों लाख नौजवान जुटे हुए हैं और उनका अच्छा मार्गदर्शन है छात्रों के बीच में। बहुत सारे छात्र नौकरी भी पा गए, सफलता भी पाए। तो निश्चित तौर पे एक गुरु के साथ सम्मान भी है, लेकिन षड्यंत्र के खिलाफ कोई सम्मान नहीं। यदि कोई षड्यंत्र करता है गुरु तो उसके खिलाफ कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। और खान सर बड़े आदमी हैं, निश्चित तौर पे त्याग करना चाहिए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको संतुष्ट कर देना चाहिए कि क्या आरोप भाई, यही ना होगा 2-4 धूर जमीन होगी, यही सब मामला होगा और क्या। थोड़ा बहुत हमारे नॉलेज में आया था, तो मैंने कहा इतना बड़ा आदमी कहाँ है 2-4 1 कट्ठा 2 कट्ठा के लिए मर रहे हो भाई, उनसे कह देते हो कभी मैं ही मिलूंगा तो कह दूंगा। तो ये संदेश सूरज जी के चैनल के माध्यम से मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई छोटे छोटे मामले यदि आप आते हैं तो उनको बैठा करके संतुष्ट करिए। चाचा अब्बा चाहे जो कुछ भी है आप ले जाइए, मैं संतुष्ट हूँ, कोई बात नहीं। आपके लिए 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 करोड़ 4 करोड़ क्या मामला है, कुछ नहीं। जहाँ 400-500 करोड़ में आप खेल रहे हैं तो छोटे छोटे मामले में झूठे लोगों को पेर रहे हैं। आपको उतना दान कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जाते जाते एक और अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ कि भातपुरानी विधानसभा की जनता आपको क्यों चुने? आपका तो कुछ विजन होगा, आपने कुछ सपने देखे होंगे कि हम विधायक बन जाएंगे तो इन क्षेत्रों में काम करेंगे, तो आपके क्या उद्देश्य हैं, जनता क्यों चुने ये बता दीजिए। भाटपा रानी में मैंने काम भी किया है, बताया भी है। और भाटपा रानी को मैंने आप बता दिया कि 2017 में एक मॉडल विधानसभा के रूप में बनाने के लिए सपना देखा था। सपने को साकार भी किया काफ़ी हद तक, और सड़क से लेकर के अन्य सब सुविधाएं सबको मिल रही हैं। स्वास्थ्य से संबंधित और एक बड़ा कृषि विद्यालय हो, कुछ कल कारखाने हों, इसके तरफ मैं प्रयास करूंगा। यदि भाजपा की जनता ने मेरा सहयोग किया, मुझे बनाया, तो जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। जो कहता हूँ वह करता हूँ, उसके लिए लड़ूंगा भी, मरूंगा भी और काम करूंगा भी। नहीं बिल्कुल। अब तो मैं 3-4 छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ। भाजपा या विचारधारा? भाजपा और विचारधारा दोनों एक। लेकिन अगर आपको भाजपा को चुनना हो या अपने विचारधारा पर अधिक रहना हो तो आप क्या चुनेंगे? वह भाजपा की विचारधारा मिल रही है तभी तो हम हैं। हमारी विचारधारा भाजपा से मिल रही है तो ही हम भाजपा में हैं, और विचारधारा मिलती रहेगी, निश्चित है। उसका जो मैनिफेस्टो है तो उसमें भाई जो विचारधारा लोहिया जी की थी, जो विचारधारा मेरे पिताजी की थी, उग्रसेन जी की थी, वही विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो हमें क्या आपत्ति है। आपका सबसे बड़ा राजनीतिक दोस्त कौन है जिन पे आपको खूब विश्वास रहता है? राजनीतिक दोस्त तो हमें लगता है कि अभी मैं कोई उस तरह का दोस्त नहीं बनाया हूँ राजनीतिक। हमारी राजनीतिक दोस्त जो है भाटपार की जनता है, सलेमपुर की जनता है, सबसे मैं प्यार करता हूँ। यही लोग जो है हमारे राजनीतिक दोस्त हैं। जब कोई भी व्यक्ति जब वो किसी भी मैदान में उतरता है तो उसके सामने कोई ना कोई विरोधी होता है। आप अपना सबसे बड़ा विरोधी किसे मानते हैं? हमारा विरोधी जो भाई सामने लड़ेगा वही मेरा विरोधी है। जो मेरे सामने लड़ेगा वही मेरा विरोधी है। सामने नहीं लड़ेगा तो मेरा कोई विरोधी नहीं है। अब जाते जाते इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से भातपुरानी विधानसभा की जनता को, सलेमपुर विधानसभा को जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जाते जाते सबसे पहले नमस्कार पूर्वांचल को बधाई देना चाहता हूं कि एक मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता का आपने पॉडकास्ट किया, इसके लिए आपकी पूरी टीम को बधाई है। और 2027 की जो लड़ाई है मैं भाटपार की जनता पे छोड़ता हूं कि यदि आपके लिए मैंने काम किया है, आपके लिए मैं संकल्पित हूं काम करने के लिए, तो निश्चित तौर पे आप मेरा सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। भातपुरानी विधानसभा के पूर्व में प्रत्याशी रहे श्री जयनाथ कुशवाहा गुड्डन जी थे, जिनसे आज मैंने खास बातचीत किया और कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा
जिन प्रश्नों को आपने भी हमारे पास भेजा था हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, लगभग मैंने पूरा प्रयास किया कि उन सभी प्रश्नों को इनसे पूछूं और इनसे उनके उत्तर जानने का प्रयास करूं, और लगभग इन्होंने हर प्रश्नों का उत्तर बहुत ही बेबाक अंदाज में दिया। आपने पूरे पॉडकास्ट को देखा, आपको पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य करिएगा, इन्हें अपने शुभचिंतकों के पास भी साझा करिएगा। मैं पूरा प्रयास किया हूं और आप इस पॉडकास्ट से कितने संतुष्ट हैं यह भी कमेंट अवश्य करिएगा। आप सभी ने इतने ध्यानपूर्वक और इतने धैर्यपूर्वक इस पॉडकास्ट को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।